जब काम लंबा हो, जब काम मुश्किल हो, तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप अपना आत्मविश्वास बना के रखें। दूसरा, आप पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से उस पर लगे रहें और समय समय पे अपने किए गए एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें। कहां पे मुझसे मिस्टेक हुई, क्या मुझे नया करने की आवश्यकता है। अगर एक जैसा पैटर्न हम फॉलो करते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका जो मेहनत वाला काम था वो सक्सेसफुल दिखा सके। मेहनत के साथ साथ आपको उसको रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, अपना ही सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं उससे शुरुआत होगी हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ट्रीटमेंट रेजिमेन के बारे में। आपने अक्सर टीवी में, दूरदर्शन में, नेशनल चैनल पे या किसी भी प्राइवेट चैनल पे यह देखा होगा कि टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफी सारे काम कर रही है। नए नए अवेयरनेस को कॉज करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी की मदद से ऐड दे रहे हैं ताकि लोगों को जागरूकता पहुंचाया जाए। जागरूकता किस बात की? टीबी से बचाव तो एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन टीबी के उपाय के अलावा उसको ठीक करने के लिए जो रेजिमेन है, जो शेड्यूल है, उसके लिए जागरूक करना बड़ा आवश्यक है। तो उसका कारण क्या है? पिछले वीडियो में आपने देख करके कुछ पॉइंट्स को समझा होगा कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए एक लंबा समय लगता है, कम से कम 6 से 8 महीने का एक प्रॉपर और एक एवरेज समय लगेगा। इसके बीच में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, जो पेशेंट कह ले उसको आप अभी, तो वो अगर बीच में स्ट्रेटजी को ब्रेक करता है, वो ड्रग के रेजिमेन को ब्रेक करता है, तो उसको ठीक करना और मुश्किल होता जाता है। टीबी के साथ सबसे दिक्कत की बात भी यही है कि हमको उसके ट्रीटमेंट को कभी भी बीच में रोकना नहीं है। इस टीबी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पे अपने लिए इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज थी, स्टेट गवर्नमेंट थे, उन्होंने भी मिलकर के काम किया और हम धीरे धीरे अपने ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को इस देश से दूर करने वाले हैं। आप शायद जानते होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई सारे स्कीम चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दो बेसिक स्ट्रेटजी की, जिनको फॉलो करके आज हम टीबी को एरिडिकेट करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू DOTS एंड RNTCP, जिसको हम बोलना चाहें तो शॉर्ट में बोल सकते हैं डॉट्स ट्रीटमेंट और RNTCP। इनके फुल फॉर्म को भी जानेंगे, इनके इंट्रोडक्शन के ईयर और इनके एम और ऑब्जेक्टिव को भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी डॉट्स के पूरे नाम से। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आए, इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपको उस समय काफी मदद करेगा। डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी और एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। इसका मतलब यह है कि हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और शॉर्ट टाइम में उस ट्रीटमेंट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू या जिसको फॉलो करके हम आपके उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज होने वाले टीबी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। टीबी की प्रॉब्लम के पीछे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस बैक्टीरिया की है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस करा भी है आपके साथ कि ये जो बैक्टीरिया है वो कई मायनों में अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि जब हमारा टारगेट मुश्किल होता है, जब हमारा लक्ष्य मुश्किल होता है, तो हमको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? इस ट्यूबरकुलोसिस के साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे ये स्लो ऑब्लिगेटिंग बैक्टीरिया है, स्लो ग्रोथ कराता है, ये बड़ी ही जल्दी रैपिड तरीके से डेवलपमेंट करता है रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से हमारे जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं वो सिंगल रूप में अगर आप दोगे तो उनके अगेंस्ट में अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं वो आपने देखा अलग अलग फेज में जाकर के छिप सकते हैं। एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकते हैं जिसको हम लेटेंट भी बोल सकते हैं, और सिजियसिस मटेरियल के अंदर वो मूव कर सकते हैं या मैक्रोफेज के अंदर भी रह सकते हैं, इंट्रासेलुलर भी वो परसिस्टर के रूप में रह सकते हैं। तो इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमको लंबे समय तक ट्रीट की आवश्यकता होगी। लंबे समय को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था एम के हिसाब से। पहला जो हमारा एम होता है वो ये कि आपके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इनके ग्रोथ को, इनके मल्टीप्लिकेशन को रोकें ताकि आपके जो स्पूटम है, जो एक बलगम है, कफ है, इनके थ्रू ये ज्यादा और स्प्रेड ना हो, इनको नेगेटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। दूसरी स्ट्रेटेजी रहती है कि जो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं डोरमेंसी को या लेटेंसी को, उनको भी खत्म किया जा सके। अगर ऐसा ना करें तो आगे जाकर के, अभी तो आपको सिम्टम ठीक लगेगा, लेकिन वापस से ये कुछ दिनों बाद जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये वापस से
रिलैप हो सकते हैं। तो ये दो मेन स्ट्रेटेजी है, इसीलिए आज का जो पहला पॉइंट था डॉट्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीकों में से एक था टीबी की प्रॉब्लम को इंडिया से इवन वर्ल्ड से दूर करने का इनिशिएटिव। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 1995, जिसका जो कोर्स होता है ड्यूरेशन का वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ का रेजिमेन होता है। यहां पे एक हैज मार्क आप देख रहे हैं ईयर के ऊपर 1995 में। अगर आप इसको बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था 1995 और ये अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। हमने इसको लिया हुआ है केडी त्रिपाठी से और डायरेक्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से did their रेफरेंस पैटर्न से। कई बुक में अगर आप देखेंगे तो इनको 1997 में दिया गया है, लेकिन ये WHO के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो एग्जैक्ट ईयर 1995 ही है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करने की आवश्यकता होती है कि कहां आपने गलती की, कहां आपने अच्छा किया, तो आगे जाकर के गलतियों को कम करें और जो आपने अच्छा किया उसको बूस्ट अप करें। इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो हम इसके पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। आगे का पॉइंट, डोज ऑफ first line anti-tubercular drug are standardized according to the body weight phenomena और body weight basis। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास इस टीबी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। अगर मैं ड्रग के हिसाब से बात करूं तो दो, अभी कुछ हद तक नए नए बुक में 3 लाइन के बारे में बात किया गया है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी और थर्ड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी। हमने इनके बारे में काफी डिटेल से बात भी किया। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं वो ऐसे ड्रग होते हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को कम करने में, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात और जुड़ी हुई होती है, वो ये है कि इफेक्टिव तो ज्यादा है लेकिन इनका साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड लाइन ड्रग। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की, इनका डोज किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, कैसे डोज का रेजिमेन तैयार किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनका जो फर्स्ट लाइन ड्रग का रेजिमेन है वो पर्टिकुलर पर्सन को, अब वो पेशेंट कहलाएगा तो उसको उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा पोजोलॉजी, डोज कैलकुलेशन, फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। डोज को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। यंग का फॉर्मूला है, डीलिंग का फॉर्मूला है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली है, एज के अकॉर्डिंगली है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली है। सो देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरिया टू कैलकुलेट अ डोज रेजिमेन फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेशेंट और कम्युनिटी। तो यहां पे इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका है डोज कैलकुलेट करने का वो बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं कहूं कि WHO ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, स्ट्रेटजी लॉन्च की थी इनिशियल लेवल पे। वो क्या था, WHO लॉन्च स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी इन 2006। ये एक पहला स्ट्रेटजी था WHO की ओर से कि हम इसको कैसे ठीक करना की कोशिश करते हैं। समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ये इनिशिएटिव लेते हैं कि जो भी डिजीज मूव कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कंटेजियस डिजीज के अकॉर्डिंगली, तो उनको कैसे कंट्रोल करें इसकी एक स्पेसिफिक प्लानिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट बनता है और नॉट टू डू लिस्ट बनता है। तो जब पहली बार इसके बारे में WHO ने गाइडलाइंस जारी किया, साथ ही साथ उन्होंने ये स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी को भी लॉन्च किया। इसका मतलब कि हमको टीबी को स्टॉप करना है। इस बात का मतलब समझें तो आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी, ये आपको कहीं एक्सप्रेशन में नहीं मिलेगा। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। सो अगर कोई चीज 98 तक मूव कर गई है तो उसको आपको वहीं पे मूव करने देना, उससे आगे मूव करने नहीं देना। स्टॉप मतलब जितना है ठीक है, उससे आगे ना बढ़ने दें। ये मेन सोल बात है जो इसकी कहने का चाह रहा हूं। इसको इस तरह से उन्होंने लॉन्च किया 2006 में। जब बाद में जरूरत की गई, महसूस की गई, तो स्टॉप टीबी ट्यूबरकुलोसिस को अलग तरीके से प्रमोट किया गया। वो आप देखेंगे यहाँ पे एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि एक तो रोक देना, दूसरा पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करना। तो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप ट्यूबरकुलोसिस की स्ट्रेटेजी 2006 में लॉन्च होने के बाद इसको रिवाइज किया गया समय समय पे। सो देयर इज अ रिवाइज्ड कैटेगराइजेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का क्या मतलब हुआ। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली ग्रेन्युलोटोमस डिजीज है, क्रोनिक तरीके से। अब ये जिस पर्टिकुलर पर्सन को होगा उसको क्या कहेंगे, हम उसको बोलेंगे टीबी का पेशेंट।
तो ये कोई सर्दी खांसी की तरह नॉर्मल बीमारी नहीं है कि हम उसको एक जैसा ट्रीट करने लगे। टीबी के सिम्टम्स, टीबी के जो माइक्रोबैक्टीरियम है उनकी लेटेंसी, एक्टिविटी, एक्टिव, डोरमेंसी, अलग अलग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इन्हीं को देख के रिवाइज किया गया कुछ प्लानिंग को, और टीबी के जो पेशेंट थे 2010 में इनको कैटेगराइज किया गया या क्लासिफाई किया गया। ये क्लासिफाई किए गए थे दो मेन तरीके से, जिसको अगर हम बात करें तो इस तरीके से समझा जा सकता है। पहला था न्यू केस, ऐसे केस जो पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। सपोज इसको आज से पहले कभी कोई ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम नहीं थी, उनका सिम्टम दिखने लग गया, उनको डायग्नोसिस किया गया, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया गया और ये पता चला कि हाँ इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम ही और शी इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो ही और शी विल बी टैग्ड और लेबल्ड एज अ न्यू केसेस। या इसी के साथ दूसरे केसेस भी देख सकते हैं जो है प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पहले ट्रीट किया गया और दोबारा से उसको रिलैप हो गया या उसको कुछ ऐसा सिम्टम दोबारा से दिखने लगे जो कहीं ना कहीं रिसेंबल करते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, या तो उसने जैसे पिछले सेक्शन में हमने बात किया था पेशेंट्स का जो कंपाइलेंस है वो प्रॉपर नहीं होता, पुअर कंपाइलेंस, इलिटरेसी, ये भी एक मेजर कॉज हो सकता है। किसी ने जो 6 to 8 मंथ की रेजिमेंट थी इसको बीच में गैप कर दिया और जस्ट टू हाइड, जस्ट टू मिसलीड उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ऐसे ही अलग केसेस के कारण से वो दोबारा से रिलैप हो सकता है। तो क्या वो पेशेंट पहली बार ट्यूबरकुलोसिस को फेस कर रहा है या इसको ऑलरेडी फेस हो गया है, दोबारा उसको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो तरीका है वह है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ऐसा ट्यूबरकुलोसिस का टाइप जो किसी व्यक्ति का हुआ हो जिस पे कोई ड्रग प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एक सेटिस्फैक्टरी मैनर में रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, तो इसी को हम बोलेंगे ड्रग के लिए वो जो ट्यूबरकुलोसिस का पर्सन है जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाउ रेजिस्टेंस हो चुका है। या इसी में इंक्लूड करें तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक से ज्यादा ड्रग की कॉम्बिनेशन थेरेपी भी देता हूं, मल्टीपल ड्रग थेरेपी या इसी को मल्टी ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं, तो इनको एमडीआर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की भी बात कर लें आप लोग तो वो भी वही है, इनके अगेंस्ट में जो पेशेंट है उनको भी हम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। सो WHO enhanced its goal and launched, अब वो बात आ गई जिसके बारे में आपसे कह रहा था, इन्होंने अपनी चीजों को रिवाइज करना शुरू किया। उनको लगा अब हमको स्टॉप करने से कोई ज्यादा बेनिफिट होना नहीं है, वो तो है थोड़ा बहुत बेनिफिट जो मिला, अब हमको स्ट्रेटेजी को चेंज करनी चाहिए, स्टॉप की जगह हमको इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है। तो WHO ने इनहैंस करते हुए 2016 में एंड ट्यूबरकुलोसिस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू किया, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है हमको खत्म करना है, एरेडिकेट करना है अलॉन्ग विद डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। सो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी की शुरुआत इसी डॉट से शुरू हुई होगी। फिर हम बात करेंगे RNTCP की। अब बारी है शॉर्ट में देखने की RNTCP का क्या मतलब होता है। सो RNTCP इज एब्रिवेटेड नेम फॉर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है, नाम को बस कन्वर्ट करना है आपको हिंदी में। ये जो पहला वर्ड है बस ये मेन है जो आपको दिखा रहा है कि वो बताना क्या चाहता है। रिवाइज मतलब उसको दोबारा से आपने मॉडिफाई करके, गलतियों को हटा करके, अच्छी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके और कुछ चीजों को ऐड करके आपने इसको लॉन्च किया। सो इट इज अ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। हर एक कंट्री का अपना अपना कुछ अलग तरीका होता है कंट्रोल करने के। सो इन तरीके से ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात किया गया जिसका स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कंट्री में इस ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का था। हमारे इंडिया में काफी हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं इस ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से हटाने में। सो हम बात करते हैं इस RNTCP के बारे में कुछ और जानकारियां। दिस RNTCP वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। ये आपको याद रखना है, जहां कहीं भी डेट्स आते हैं वो डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉट फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन बट फॉर योर कॉम्पिटेंस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, जेल फार्मासिस्ट या किसी और तरह के फार्मासिस्ट के एग्जाम में, इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। सो दीज वेर लॉन्च इन 1993 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द WHO। दोनों का कोलैबोरेशन था। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। ड्यूरिंग माई
एम फार्मा स्टडीज, आई जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैंने एक इंटरव्यू फेस किया था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स एंड हाउ इट इज इफेक्टिव। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसलिए हम आपको ये रिवाइज करा दे रहे हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयारी करना स्टार्ट करें, इनके पॉइंट्स का स्टार्ट करें, जो कि आपको किसी भी तरह के फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। RNTCP इज रिवाइज्ड, जैसे फिर से अगर रिवाइज्ड हो रहा है, एक चीज शुरू हो वो हर बार सही हो जरूरी नहीं है। सो इट इज अगेन रिवाइज्ड इन 2016 विथ 2 मेजर चेंजेस। ये चेंजेस क्या क्या हैं? 2016 में इनको वापस से रिवाइज किया गया कुछ इंपॉर्टेंट चेंज करके। ये चेंज थे इंट्रोडक्शन ऑफ डेली डोजेस रेजिमेन, इसके बाद इनको डेली के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्या डोज देना है, कितना डोज देना है, कितने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देना है, और उस डोज की कैटेगरी में किस किस तरह के अलग अलग तरह के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को हमको इंक्लूड करना है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का डोज कितना रखना है, कैसा ऐसा स्ट्रेटेजी फिक्स करना है, कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना है कि आपके ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट कम करने में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टेप उठाया जाए। उसके बाद दूसरा जो इसमें काम करने का चेंजेस था 2016 के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, ये है सप्लाई ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसी को हम बोल सकते हैं FDC, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में आपने कुछ समय पहले ही लेटेस्ट में न्यूज में और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कुछ फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है, बैन करा दिया, हटा दिया गया है, और इसके बेसिक रीजन के बारे में हम आज तो बात नहीं करेंगे, कभी डिस्कस और करेंगे। यहां पे इस समय बात करें 2016 के एक रिवॉल्यूशन चेंज होने शुरू हो गए थे इन्हीं मल्टीपल ड्रग थेरेपी की वजह से। सो ये जो FDC है, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है, इसमें अलग अलग तरह के जो ड्रग की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अंदर आपने आइसोनियाजाइड पढ़ा, आपने रिफाम्पिन पढ़ा, इथेम्ब्यूटोल पढ़ा, सेकेंड लाइन में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग PAS को पढ़ा। इस तरह के जो ड्रग्स हैं उनमें किनको कितना परसेंटेज, कितने डोज में इंक्लूड किया जाए ताकि एक अच्छा इफेक्टिव हमको रिजल्ट देखने को मिले। तो इसके अकॉर्डिंगली 2 तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया। आगे अगर आप बात करते हैं तो यह 4 ड्रग FDC, और दूसरा होता है 3 ड्रग FDC। तो मैं इसमें केवल 4 ड्रग FDC को आपको एक्सप्लेन करूंगा, 3 ड्रग FDC को कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी के फिलहाल व्हाइट बोर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 ड्रग FDC, ये एक क्वेश्चन बनेगा आपका, इसका मतलब क्या होता है, वो भी सिंगल टैबलेट के रूप में। इसमें 4 टैबलेट इंक्लूड होंगे। 4 टैबलेट का मतलब है मेरा 4 ड्रग को एक ही टैबलेट में इंक्लूड किए जाएंगे। ये 4 ड्रग कौन कौन से हैं और उनका जो डोज रेशियो है वो कौन कौन सा है। हम बेसिकली डोज को कभी भी अपने लेक्चर में ज्यादा इंक्लूड नहीं करते ड्यू टू सम रीजन, लेकिन ये जानना जरूरी है आज के लिए, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये है क्या क्या ड्रग। पहला है आइसोनियाजाइड, आपने पढ़ा हुआ है। इस आइसोनियाजाइड का डोज कितना है, 75 mg। दूसरा जो ड्रग है वह है रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन, इसका डोज कितना है, 150 mg। उसके बाद तीसरा और एक इंपॉर्टेंट ड्रग है पैराजीनामाइड, इसका डोज कितना है, दैट इज 400 mg। और फिर हम बात करते हैं एक और ड्रग की, इथेम्ब्यूटोल 275 mg। इन 4 तरह के ड्रगों का दिए गए परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन FDC बनाया जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टेप है आपके ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन में और कौन कौन से तरीके हैं क्लासिफिकेशन के ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को उनके सिम्टम्स की विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली। चलिए इस वाले व्हाइट बोर्ड के सेक्शन में हम बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ट्रीटमेंट में। जब हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट को उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरह के ड्रग देते हैं। इन ड्रग का रिस्पॉन्स उस पेशेंट के ऊपर कैसा दिखता है और पेशेंट्स या यूं कहूं कि पेशेंट्स के अंदर ग्रो कर रहे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस ड्रग के लिए कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो इनको हम कह सकते हैं कैटेगराइज वाइज टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, और ये क्वेश्चन का आंसर आप अगर ऑनेस्टली दे दें अपने को तो बहुत अच्छा होगा। आपने अपने कॉलेज में 2 तरह के टीचर देखे होंगे। 2 तरह के टीचर कहने का मतलब है 2 लाइन के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली 2 तरह के टीचर। 2 लाइन के ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, बिल्कुल वैसा ही फर्स्ट लाइन टीचर और सेकंड लाइन टीचर।
फर्स्ट लाइन टीचर क्या हुए? ऐसे टीचर जो कि आपको आपके सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, चाहे कोग्नोसी हो, कोलॉजी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोफार्मास्यूटिक्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कोई 4 या 5 टीचर, वो फर्स्ट लाइन टीचर कहलाएंगे। दूसरे ऐसे टीचर जो करेंटली आपको इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपको प्रीवियसली पढ़ा चुके हों या फ्यूचर में कभी पढ़ाएंगे, बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट टीचिंग यू। तो इस तरह के 2 टीचर हो गए। अब ईमानदारी वाली क्वेश्चन ये कि क्या आप अपने फर्स्ट लाइन के जो भी 5 ऐसे टीचर होंगे उनके सारे इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करते हैं? क्या वो आपको कोई काम देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, वो जो सारे के सारे आपके बेनिफिट के लिए ही होते हैं, बट क्या आप पूरे को ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं? कुछ लोग को छोड़ दें तो मैक्सिमम नहीं, शायद मैंने भी नहीं किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में। बिल्कुल वैसा ही फर्स्ट लाइन के जो हमारे इंपॉर्टेंट ड्रग हैं 5 तरह के, ये ड्रग अगर मैं किसी पेशेंट को दूं जिसको ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम होगी, तो क्या वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अंदर ग्रो हो रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ड्रग के लिए ससेप्टिबिलिटी शो करेगा? क्या सबके लिए या कुछ के लिए या किसी किसी को छोड़ करके बाकी सबके लिए? अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं इसी एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड करते हुए, तो हां आपका जवाब हो सकता है कुछ लोगों की जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी कि हां मैं सारी फर्स्ट लाइन टीचर की बात मानता हूं, जैसा वो कहते हैं वैसा कहता हूं। कुछ कहते होंगे कि कुछ लोगों को, कुछ टीचर को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात मानता हूं, और कुछ का यह भी कहना होगा कि मैं केवल इन 2, 3 या 1 टीचर की बात मानना पसंद करता हूं, बाकी में कोई इतना मेरे को ऑर्डर्स को फॉलो करने में या असाइनमेंट को पूरा करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। ये अपने अपने नेचर, अपने अपने कंपैटिबिलिटी के ऊपर आप डिसाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके सारे टीचर आपको ट्रीट नहीं करना चाहते, ठीक नहीं करना चाहते, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या कारण है? रेजिस्टेंस डेवलप होने के पीछे क्या कारण है? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को ड्रग दे रहे हैं हम ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए, तो कुछ ड्रग को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट करके वो ससेबिलिटी भी करते हैं, कुछ ड्रग को नहीं रिस्पॉन्स करते। ये कहलाता है रेजिस्टेंस, क्योंकि उनके लिए आपकी बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई नया तरीका, कोई ना कोई म्यूटेशन को अचीव कर लेता है। एग्जाम्पल को आगे फॉरवर्ड और करता हूं, तो कुछ टीचर के होमवर्क को देने के बाद भी आप उनको नहीं करते, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तरीका बना लेते हैं, बहाना बना लेते हैं जिनसे उनके होमवर्क से बचा जाए, और टीचर के पोलाइटनेस की वजह से, उस पर्टिकुलर टीचर के नेचर की वजह से आप बच जाते हैं, इसलिए आप उनको सीरियसली नहीं लेते। कुल मिलाकर के कहानी है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली या दिए गए ड्रग को रिस्पांस देने के अकॉर्डिंगली हम टीबी के पेशेंट्स को या टाइप्स ऑफ रिस्पांस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पिछले सेक्शन में आपने डॉट्स और इस तरह के आरएनटीसीपी के मतलब जाना। तो आरएनटीसीपी 2016 के अकॉर्डिंगली अगर मैं टीबी के कॉजेस को या उनके केसेस को क्लासिफाई करना चाहूं, खास करके केसेस की बात कर लें, किस तरह के पेशेंट होते हैं या किस तरह के रिस्पांस हमको देखने को मिलते हैं, तो हम उनको इस तरह से 6 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन पहली बार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉज कर सकता है, लेकिन इसके बाद जब आप स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा इसको रिवाइज करना शुरू करेंगे, आपका सारा डाउट इसी वीडियो के स्क्रीनशॉट के सहायता से खत्म हो जाएगा। वो क्यों, आप खुद देख लेते हैं। पहला है किस तरह का टाइप? पहला है ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा ट्यूबरकुलोसिस का टाइप जो कि ड्रग के लिए सेंसिटिव होगा, या इसका दूसरा वर्ड अगर करना चाहें तो ज्यादा अच्छा है, ससेप्टेबल होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको फर्स्ट टाइम ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए कोई ड्रग लेना स्टार्ट किया, और वो जो टाइम इसने स्टार्ट किया वो 1 महीने से ज्यादा ना हुआ हो, तो ऐसे केस में हम केस की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ग्रो हो रहा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ससेप्टेबल है या सेंसिटिव है सारे फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रिस्पांस में। और इसी तरह के पेशेंट को, इसी तरह के टीबी के केस को हम सीधा कहते हैं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके अंदर लिखा है वही है, बेसिकली आर ससेप्टेबल टू ऑल 5 फर्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। All new patient comes in this category along with such kind of patient who have just taken 1 month clinical treatment of tuberculosis। सीधा सा मतलब हुआ, जो पहली बार है उसको मालूम नहीं। अब इसको कैसे समझें, इसका एग्जाम्पल कैसे लें? याद करिए आपका वो पहला दिन जब आपने बी फार्मेसी या डिप्लोमा फार्मेसी या एम फार्मेसी जिस भी आप
अपने अपने अकॉर्डिंगली एजुकेशन में एडमिशन लिए होंगे, खास करके बी फार्मेसी ज्यादा अच्छा एग्जाम रहेगा इसमें। तो जब आपका पहला दिन होगा और पहले दिन अगर किसी टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन क्लास लिया होगा और आपको होमवर्क दिया होगा, तो आपने बड़ी ही ऑनेस्टली से और कुछ हद तक एक डर के एहसास के साथ उस होमवर्क को पूरा किया होगा। ऐसा कुछ दिनों तक चला होगा, एक हफ्ते एक महीने तक, क्योंकि नया नया माहौल है, आपको मालूम नहीं कि टीचर का नेचर कैसा है, आपको पनिश तो नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे, इसके डर से आपने शुरू में रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, सेकंड सेमेस्टर में आ गए आप, अब आपको पूरी तरह से पता चल चुका है कि उनका नेचर कैसा है, क्या उनको हंसी फुसी आपके बहाने लगा करके उनसे बचा जा सकता है या उनसे बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। शुरू में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, आपको वही करना पड़ा जैसा कहते हैं, तो बिल्कुल वही ट्यूबरकुलोसिस का टाइप है जिसमें हर तरह के ड्रग फर्स्ट करके फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब एक से ज्यादा ड्रग के ऊपर हमारे ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंस हो जाए। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए इस बात को, बेसिली आर रेजिस्टेंस टू बोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हर एक लाइन का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट की तरह। बेसिली आर रेजिस्टेंस टू बोथ, दो चीजों के लिए रेजिस्टेंस होंगे। अब दो मतलब एक से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मल्टी। तो देखिए कौन से दो ड्रग के लिए रेजिस्टेंस होंगे। रेजिस्टेंट होना तय है किसके लिए, एक आपके रिफाम्पिसिन और दूसरा आपके आइसोनियाजाइड। इन दो ड्रग के लिए अगर आपका पर्टिकुलर पर्सन और एनी पेशेंट हु इज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, उनका जो बैक्टीरिया है वो एक रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड के साथ रेजिस्टेंस हो गया हो और दूसरों के साथ विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू एनी नंबर ऑफ अदर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दूसरे जो ट्यूबरकुलर ड्रग बचे हैं फर्स्ट लाइन के, उनके लिए रेजिस्टेंस हो या ना हो, इट इज एन ऑप्शनल बट कंडीशनली आपके दो ड्रग रिफाम्पिसिन और आपके आइसोनियाजाइड, इन दोनों के लिए अगर उस तरह के बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस हो गए, इन दोनों ड्रग का कोई एक्टिविटी एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हमको ट्रीटमेंट के बाद देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही केस को, उस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पॉन्स को स्टडी करना केस कहलाता है। तो उस तरह के केस को हम कह सकते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा है रिफाम्पिन रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये तो क्लियरली आपको नाम बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा होगा, देख लीजिए। बेसिली आर रेजिस्टेंस टू रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन, यही नाम है रिफाम्पिन रेजिस्टेंस, तो रिफाम्पिन रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन बट नॉट टू आइसोनियाजाइड। बट इसका मतलब यह है कि आइसोनियाजाइड के साथ वो रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। कंडीशन अप्लाइड, रिफाम्पिन के साथ रेजिस्टेंस होगा लेकिन आइसोनियाजाइड के साथ नहीं। विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर ड्रग, इसके अलावा जो और ड्रग बचे हैं फर्स्ट लाइन के, उनके लिए रेजिस्टेंस हो या ना हो, इट इज अनऑप्शनल बट कंडीशंस फिक्स है। रिफाम्पिन के लिए रेजिस्टेंस हो लेकिन आइसोनियाजाइड के लिए ना हो, तो बाकी के साथ हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं मोनो रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। मोनो मींस सिंगल, वन। तो मोनो मतलब कोई एक तरह का ड्रग होगा स्पेसिफिकली, इसको हम इसमें भी समझ सकते हैं। बेसिली आर रेजिस्टेंस टू वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बट नॉट रिफाम्पिन रेजिस्टेंस। अब थोड़ा अंतर है, हर में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आपको लग रहा होगा कि यार एक तो रेजिस्टेंस है तो इसमें हम क्यों नहीं रख सकते, मोनो में क्यों नहीं रख सकते, बट हाँ ठीक है एक में रेजिस्टेंस है लेकिन स्पेसिफिक ड्रग के लिए नहीं, या तो स्पेसिफिक ड्रग के लिए ही। ये छोटा सा वर्ड है जो बहुत मेजर डिफरेंस कॉज कर रहा है। देखिए मोनो ड्रग में बेसिली आर रेजिस्टेंस टू वन फर्स्ट लाइन ड्रग, लेकिन किसके लिए नहीं होना चाहिए, रिफाम्पिन के लिए नहीं होना चाहिए। जबकि रिफाम्पिन रेजिस्टेंस में रिफाम्पिन के लिए ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बस एक दो लाइन का ही टू बी और नॉट टू बी वाले केस की बात हो गई। तो ये हो गया आपका इस तरह का ड्रग। उसके बाद है पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल में भी एक से ज्यादा होगा तो मल्टी, लेकिन यहां पे दो से ज्यादा आप देख सकते हैं। पॉली मतलब दो से ज्यादा हो जाएगा। सो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस मतलब बेसिली आर रेजिस्टेंस टू मोर देन वन फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग, लेकिन साथ में एक्सेप्ट बोथ रिफाम्पिन एंड आइसोनियाजाइड, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रिफाम्पिन और आइसोनियाजाइड के लिए। बाकी एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं इस केस में। इसके बाद आखिरी में बात करते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव नाम से सिखा रहा है आपको, काफी मात्रा में, मोर देन पर्टिकुलर नंबर्स, इससे भी ज्यादा। तो ये क्या कहता है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कॉज हुज बेसिली आर
एडिशनली रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारा सेकंड लाइन ड्रग के अंदर का एग्जांपल है, कई बुक में इसको सेकंड थर्ड में मिला करके बताया गया है। सो ये जो टाइप का बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस होगा आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें जो भी आपके पहले रेजिस्टेंस हो रहे हैं उनमें फ्लोरोक्विनोलोन्स को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसके साथ साथ एक सेकेंड लाइन का जो इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसके लिए भी रेजिस्टेंस होंगे। तो बाकी तुलना में इसमें क्या अंतर हो गया? दो अंतर। पहला फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ भी रेजिस्टेंस दिखाएंगे, दूसरा कोई सेकंड लाइन ड्रग का एक ड्रग जिसको इंजेक्टेबल, हमने आपको इसको बताया भी है वीडियो में पहले, इंजेक्टेबल ड्रग के साथ भी रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, तो इनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। सो आज के इस वीडियो के लिए हमने दो व्हाइट बोर्ड सेक्शन को यूज किए और दोनों की साथ से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इस ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को इंडिया और दूसरे कंट्री से इरेडिकेट करने के लिए रेस्पेक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट WHO के साथ और दूसरे जो गवर्नमेंट है वो अपने रेस्पेक्टिव WHO के कोलैबोरेशन के साथ किस किस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं। हमने बात किया डॉट्स और RNTCP के बारे में, उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट ईयर के बारे में भी आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वाले सेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आप इसके फर्दर रेफरेंस के लिए KD त्रिपाठी फॉलो कर सकते हैं। और जो सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था, इसके बाद जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब दोनों में आप इसके और जो अलग अलग टाइप हैं इनमें कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें किसका रेजिस्टेंस होगा और किसमें किसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये दो लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस आज का केवल KD त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन है। थैंक यू।